नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश सरकार 3.0 देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बीजेपी और एनडीए के संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी आज शाम प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। पूर्व सीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में पहले नेता हैं जो लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। और शुक्रवार शाम को नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की थी और सरकार बनाने का दावा पेश किया गया था। और इस बार बीजेपी के पूर्ण बहुमत न हासिल कर पाने के चलते एनडीए के घटक दलों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए के सभी नेता ने अपना समर्थन पत्र भी दिया है और एनडीए के संसदीय दल के नेता के तौर पर उनके नाम को स्वीकृति भी दे दी गई है। तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों ने गठबंधन के नेता के रूप में मोदी का समर्थन किया है। नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास में संभावित मंत्रियों संग चल रही बैठक समाप्त हो गई है और 1 घंटे तक चली बैठक में मोदी ने मंत्रियों को 100 दिनों का रोड मैप और अगले 5 साल का विजन तैयार रखने को कहा है। सूत्रों ने बताया है कि मोदी ने मंत्रियों से अपने मंत्रालय को लेकर गंभीरता बरतने की बात कही है। मोदी की नई कैबिनेट में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी, रामनाथ ठाकुर, चिराग पासवान, HD कुमारस्वामी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अर्जुन राम मेघवाल, प्रताप राव जाधव, रक्षा खड़से, जितेंद्र सिंह, रामदास अठावले कई नाम शामिल बताए जा रहे हैं। और आज लगातार तीसरी बार आज शाम 7:15 पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही मोदी देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर लेंगे। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान को छोड़कर 7 पड़ोसी मुल्कों के हुक्मरान शिरकत करेंगे और इस समारोह में विदेशी मेहमानों समेत 8,000 से ज्यादा लोगों के हिस्सा लेने की उम्मीदें हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के अलावा अन्य प्रदेशों का प्रतिनिधित्व भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर आज ऐतिहासिक मौका रहेगा और मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल का यह मौका, जहां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शाम 7:15 पर शपथ कार्यक्रम रखा गया है और उसमें तमाम जो हस्तियां हैं पहुंचना शुरू हो गई हैं। तमाम सांसदों का दौर लगातार पहुंचने का सिलसिला जारी है और पीएम आवास पर इससे पहले बैठक का आयोजन भी किया गया, जहां मोदी ने सांसदों से चाय पर चर्चा की है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए भोपाल से अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, आज शपथ ग्रहण समारोह है जिसका इंतजार लगातार सभी को था। एनडीए की सरकार बन चुकी है और ऐसे में अब शपथ ग्रहण समारोह होगा। मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मध्य प्रदेश के तमाम नामों पर चर्चा है। किस तरीके से पूरा कार्यक्रम आज का रहेगा और कौन कौन से मध्य प्रदेश के वो नाम हैं जो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में सभी 29 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया और पहला मौका है ये, जबकि छिंदवाड़ा जब प्रचंड मोदी लहर 2014 में थे उस वक्त भी छिंदवाड़ा सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार छिंदवाड़ा सीट से भी भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की है। और एक साधारण से कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बंटी साहू ने कमलनाथ और नकुलनाथ जैसे दिग्गजों को मात दी। हालांकि चुनाव नकुलनाथ लड़ रहे थे वहां से, लेकिन कमलनाथ उनका पूरा समर्थन था और कमलनाथ की ही वजह से नकुलनाथ वहां के सांसद बने थे। तो इस बार आज मंत्रिमंडल का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं। शाम को 7:15 बजे के लगभग बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलवाएंगे। और जहां तक मध्य प्रदेश की बात करें तो 2019 में मध्य प्रदेश से 5 केंद्रीय मंत्री शामिल थे मंत्रिमंडल में, मोदी मंत्रिमंडल में, लेकिन 2019 से लेकर और 2024 की स्थिति में काफी अंतर है। इस बार गठबंधन की सरकार है और पहली बार भारतीय जनता पार्टी को जितनी उनको उम्मीदें थी उससे थोड़ी सी कम सीटें आई है, इसलिए गठबंधन के कारण मंत्रियों की संख्या मध्य प्रदेश से 5 से काफी कम हो सकती है। लगभग 2 से लेकर 4 मंत्री मध्य प्रदेश से बनाए जा सकते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया का केंद्रीय मंत्री बनना लगभग तय है। इसके अलावा बात करें हम तो शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 4 बार, इसके अलावा वे सांसद भी रह चुके हैं और काफी लंबा उनका राजनीतिक जीवन है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी मंत्री बनना तय है। और इसके अलावा
अलावा देखा जाए तो किसी नए चेहरे को भी इस बार मोदी मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश से लिया जा सकता है। लेकिन जहां तक संभावना व्यक्त की जा रही है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि गुना से चुनाव जीते हैं, बड़े लंबे मार्जिन से वे चुनाव जीते हैं, और शिवराज सिंह चौहान वे भी बड़े लंबे मार्जिन से विदिशा से चुनाव जीते हैं। इन दोनों नेताओं का मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, लगातार तमाम नामों पर चर्चा जरूर है। शिवराज सिंह चौहान का मुख्य नाम हो जाता है। जिस तरीके से उनके नाम को लेकर चर्चा है, लगातार लंबा उनका कार्यकाल रहा, मुख्यमंत्री का काफी अनुभव उनको रहा, लेकिन कौन सा विभाग उनको दिया जा सकता है, बड़ा सवाल अनुज जी बना हुआ है। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को इससे पहले उड्डयन विभाग दिया गया था, विमानन विभाग में उन्होंने लंबा काम किया है, काफी अच्छे काम किए हैं, उनकी तारीफ काम की होती रही है, लेकिन तमाम नामों पर चर्चा है। तो शिवराज सिंह चौहान की चर्चा ज्यादा हो रही है, कौन सा विभाग उनको मिल सकता है, हालांकि शाम तक स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन कोई कयास आप देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक हम मध्य प्रदेश से जो नेता केंद्रीय मंत्री संभावित हैं उनके पोर्टफोलियो की बात करें तो मोदी सरकार पोर्टफोलियो को लेके भी बड़े चौंकाने वाले फैसले कर सकती है। क्योंकि जिस तरह से किसी ने नहीं सोचा था कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अचानक दिल्ली से संदेश आता है और मोहन यादव का नाम तय कर लिया जाता है। इसी तरह जहाँ तक पोर्टफोलियो की बात करें तो मध्य प्रदेश से जो सांसद मंत्री बनेंगे उनके पोर्टफोलियो पे अभी संशय की स्थिति बनी है, और अंतिम फैसला भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व लेगा। और जहां तक हम बात करें मध्य प्रदेश के राजनीति की, तो इस वक्त शिवराज सिंह चौहान के घर के सामने एक मंच भी लगाया गया है। इसका मतलब यहाँ पे संभावना है कि वे मंत्री केंद्रीय मंत्री बन रहे हैं, लेकिन पोर्टफोलियो को लेकर अभी भी संशय की स्थिति है। अभी हालांकि काफी लंबा समय है, शाम को प्रधानमंत्री 7 बजे के बाद शपथ लेंगे और उसके बाद ही कुछ मंत्रियों को आज शपथ दिलाई जा सकती है और उसके बाद नया मंत्रिमंडल का गठन होगा। देखिए, महत्वपूर्ण देखना होगा क्या कुछ आगे स्थिति रहेगी, क्या तस्वीर नजर आएगी। क्योंकि अगर शिवराज सिंह चौहान के नाम की बात आती है, इससे पहले अभी फिलहाल चर्चा कम है, लेकिन कृषि मंत्री को लेकर काफी नाम उनका आगे आया था। कौन सा मंत्रालय मिलेगा, शाम तक इंतजार हम करेंगे। आप पर वापस लौटूंगा मैं रुचि, लेकिन तमाम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दिल्ली से तनु बालियान लाइव जुड़ गई है, तो लखनऊ से राजन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, और साथ ही मुंबई से ब्यूरो चीफ राहुल पुजारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले तनु आपके पास आऊंगा। लगातार चाय पर चर्चा हुई है और 63 सांसद प्रधानमंत्री के पास पहुंचे, चाय पर चर्चा की गई है, और ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि तमाम जो हैं इन्हीं में से सांसद मंत्री बनेंगे। क्या कुछ फॉर्मूला फिलहाल अभी तक नजर आया है, और कौन कौन से बड़े नाम हैं जिन पर चर्चा आप देख रही हैं, और क्या तस्वीर सुबह से दिल्ली में नजर आई है? जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए अब से कुछ घंटों का वक्त रह गया है जब शाम को इतिहास रचा जाएगा और नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसी को लेकर चाय पर चर्चा हो रही थी। एक परंपरा है, जब भी मंत्रिमंडल का जो है वो ऐलान होता है तो उससे पहले चाय पर चर्चा होती है। आज चाय पर चर्चा हुई और वहां पर जो है तमाम जो दिग्गज थे वो पहुंचे थे, और जिस तरीके से सूत्रों से जानकारी मिल रही है, गिरिराज सिंह जो है वो शपथ ले सकते हैं, जेपी नड्डा का नाम शामिल है। और जो वीडियो वहां से निकलकर सामने आई है, जो वीडियो स्वदेश न्यूज के पास आई है, उसमें शिवराज सिंह चौहान का चेहरा नजर आ रहा है। ऋषभ, निर्मला सीतारमण बैठी हुई हैं, और जो तमाम जो दिग्गज है वो बैठे हुए हैं। वहीं पीयूष गोयल का नाम सामने आया है, अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण और मनसुख मांडविया जो है उनका भी नाम सामने आया है। और वहीं मैं बता दूं कि किरेन रिजिजू जो है उनका भी जो नाम है वो सामने आया है। लेकिन ऋषभ, सबसे बड़ी बात ये है, स्मृति ईरानी इस बार वो आउट रही हैं। वहीं भूपेंद्र यादव जो है वो शपथ ले सकते हैं, लेकिन कौशल किशोर का जो नाम है वो आउट हो गया। साध्वी निरंजन ज्योति मोदी मंत्रिमंडल से बाहर नजर आई, और पुरुषोत्तम रूपाला भी मोदी मंत्रिमंडल से बाहर जो है वो नजर आए। वहीं जब मनोहर लाल खट्टर जब बाहर निकले, जब चाय पर चर्चा खत्म हुई, मीडिया से जब बातचीत हुई, तो उन्होंने ये बात कही कि मैं मौजूद था और कृष्णपाल गुर्जर जो थे वो मौजूद थे, और बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें जो है वो तीसरी बार जो है वो मौका मिल रहा है, इस पार्टी का जो है हम हिस्सा है। वहीं जैसे जैसे जब जो तमाम नेता हैं वो बाहर आ रहे हैं तो वो अपने जो है वो बातें सामने रख रहे हैं, अपने बयान दे रहे हैं, और वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो अब से कुछ घंटों का वक्त है, उसके बाद पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन इस बार गठबंधन की सरकार है, तो कहीं ना कहीं जो नए चेहरे हैं वो जरूर सामने आएंगे, और कुछ चेहरे जो है वो आउट भी हो गए हैं ऋषभ।
निश्चित तौर पर तमाम नए चेहरे हैं और तमाम नामों को लेकर चर्चा भी है। क्या कुछ फॉर्मूला इससे पहले रहा, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन सीधा मुंबई का रुख करेंगे जहां राहुल पुजारी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राहुल, आपके पास आऊंगा। तमाम नामों को लेकर चर्चा है, महाराष्ट्र की सियासत भी काफी इससे पहले दिलचस्प मोड़ पर रही, लेकिन फिलहाल तमाम चर्चाएं हैं। तमाम जो भी एनडीए के और भी घटक दल हैं सबको कॉल पहुंचा है, लेकिन अजीत पवार की एनसीपी के पास कॉल ना आने की खबर सामने आई है। क्या कुछ वहां तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि एनसीपी में नाराजगी की खबरें भी देखने को मिली हैं? जी मैं आपको बता दूं ऋषभ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह मैं पहले ही बता रहा था, इस चुनाव के बाद लोगों की हैसियत भी बढ़ सकती है और हैसियत घट भी सकती है। तो अजीत पवार एक सीट जीत के आए हैं, उनको वहां पे बैठाया तो गया था जब एनडीए के गठबंधन में, लेकिन उनको कहीं ना कहीं उनके मंत्रियों और उनके जो एक सीट जीत के उनको कोई बुलावा नहीं आया। वही एकनाथ शिंदे की जो सात सीट लेके आए हैं उनको बुलावा आया, उनके प्रताप राव जाधव को बुलाया गया जो मंत्री कैबिनेट में बनाने के लिए बुलाया गया। वही दो बड़े नाम जो यहाँ पे बीजेपी के पीयूष गोयल और नितिन गडकरी जो नागपुर से आते हैं और मुंबई से नॉर्थ से आते हैं, पीयूष गोयल, तो उनको बुलाया गया है। और तीसरा चौथा जो नाम आया है, रामदास अठावले का नाम आया है, जिनको आश्वासन दिया गया था कि आप समर्थन दीजिए और हमारे साथ लड़िए, हम आपको कैबिनेट में स्थान देंगे। तो ये 4 मंत्रियों को महाराष्ट्र से लिया गया। और जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे चर्चा में, जैसे चाय पे चर्चा होती है, चाय पे चर्चा नहीं होती, चाय पे चर्चा के बहाने ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे प्राइवेट फर्म में अगर कंपनी में रिकमेंड किए जाते हैं एम्प्लॉय, तो उनको बुला के चर्चा की जाती है, उसको हिदायत दी जाती है कि आप ऐसे ऐसे वर्किंग करेंगे। उसी तरह चाय पे चर्चा पर जब मोदी जी ने बुलाया तो उन्होंने बताया कि आप मीडिया से दूर रहिए और जो काम आपको 100 दिन में दिए गए उनको पूरे टारगेट को पूरा किए। अगर आप शिलान्यास करते हैं तो शिलान्यास का उद्घाटन भी करें। तो हिदायत दी गई, पूरी तरह से ट्रेनिंग दी गई, जितनी मंत्रियों को कैबिनेट में लिया जाएगा। तो पूरी चाय की चर्चा नहीं थी, ये ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया था। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के बाद अभी 4 ही मंत्री मिले हैं। 2 मंत्री तो पहले से थे ही, जिनको रिपीट किया जा रहा है। बस शिवसेना से प्रताप राव जाधव को बुलाया गया है और अठावले जी पहले से ही मंत्री थे, उनको आश्वासन दिया गया था कि आप हमें सपोर्ट कीजिएगा तो हम मंत्रिमंडल में आपको रखेंगे, तो उसकी पूर्ति कर रही है। और जिस तरह से अजीत पवार को देखा जाए तो अजीत पवार को एक भी नहीं मिला। आने वाले विधानसभा में देखेंगे इसका प्रभाव क्या होगा, क्योंकि महाराष्ट्र को लेकर आंदोलन शुरू हो चुका है यहाँ पे। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से तमाम नामों की चर्चा जरूर है, लेकिन जिस तरीके से एनडीए की सरकार से कहा जा रहा है, यानी जो घटक दल हैं वो महत्वपूर्ण है। आपने जिक्र भी किया, लेकिन देखिए चाहे हम हो या फिर उत्तर प्रदेश के कई छोटे दल हों, जिनको एक सांसद भी अगर जीत के आया तो उनको भी मंत्री बनाने की संभावनाएं बताई गई हैं। फोन कॉल उनके पास पहुंचा है, वो पहुंचे हैं, लेकिन अगर एनसीपी जीत से कोई नहीं पहुंचा है, फोन कॉल नहीं आया है, तो अब नाराजगी के स्वर जरूर देखने को मिल रहे हैं। तो क्या आगे इसको लेकर किस तरह की नाराजगी और बढ़ सकती है? नाराजगी तो पड़ेगी, लेकिन पहले सम्मान दिया गया। जब एनडीए के गठबंधन था तो क्या नाम है, उनको आगे सीट पे बैठाया गया था। अजीत पवार भी एकनाथ शिंदे के साथ बैठे हुए लेकर, तो संभावना व्यक्त की जा रही थी शायद इनको कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन जिस तरह से वो अपने बारामती जो था, वो उनकी वाइफ जो बिल्कुल राहुल, मैं आपको 1 मिनट रोक रहा हूं इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको स्वदेश न्यूज की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज एनसीपी जीतने किसी का नाम नहीं आया है और आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी और 7 तमाम सांसद भी मंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन अजीत पवार एनसीपी से किसी भी नाम का सामने ना आना तमाम सवाल खड़े कर रहा है। बता दें कि तमाम सांसदों को बुलाया गया है, तमाम छोटे छोटे दल जो कि एनडीए के घटक दल हैं उनको बुलाया गया है, लेकिन महाराष्ट्र से जहां पर एनसीपी अजीत से किसी को भी नहीं बुलाया है। हालांकि एक ही सांसद उनका इस बार जीत के आया है, लेकिन एक भी सांसद जो भी अन्य दलों ने जीता है उनको बुलाया गया है, किसी न किसी को कोई जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन अजीत एनसीपी में से किसी को पास भी फोन कॉल नहीं पहुंचा और बीजेपी ने मतभेद मिटाने की शर्त रखी है। इसी के बाद तय होगा नाम। तमाम तरह के मतभेद भी सामने आए हैं, इसी को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अजीत एनसीपी से किसी का नाम भी सामने नहीं आया है। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मतभेद की खबरों को लेकर जिक्र हुआ है। प्रफुल्ल पटेल और एक और नेता के बीच में मतभेद की खबरें सामने आई है। बीजेपी ने मतभेद निपटाने की शर्त रखी है। इसी के बाद तय होगा कि कोई नाम आगे देखने को मिल सकता है, लेकिन बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां अजीत एनसीपी से एक भी नाम सामने नहीं आया है
हालांकि मतभेद यहां पर बना हुआ है। बीजेपी ने शर्त रखी है कि आगे जो मतभेद खत्म होता है तो आगे स्थिति साफ होगी। प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के बीच में मतभेद की खबरें, और इसी खबर पर और जानकारी के लिए राहुल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल, मतभेद नेताओं के बीच में बना हुआ है, मंत्री पद को लेकर तमाम तरीके के मतभेद देखने को मिले हैं। बीजेपी ने शर्त रखी है कि जब मतभेद खत्म होगा तो आगे कुछ तस्वीर नजर आएगी। क्या कुछ वो मतभेद की खबरें हैं, क्या कुछ आगे की स्थिति नजर आ सकती है? देखिए, पहले यहाँ खिचड़ी पक रही थी चुनाव से पहले, अब एक भूचाल आने वाला है। जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा विधानसभा के चुनाव 3 महीने बाद आने वाले हैं, ऐसे अटकलें लगाई जा रही कि एनसीपी के कुछ नेता शरद पवार के एनसीपी पे टच में है। वही क्या नाम है, जो ये शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उसके भी 8-10 एमएलए टूट सकते हैं, क्योंकि एक ही मंत्री बना हुआ है। तो जिसमें से प्रफुल्ल पटेल को भी सौगात दी गई थी। ईडी ने अभी उनको छोड़, उनके जो फ्लैट और उनके जो जायदाद थे, अटैच थे, ईडी ने क्लीन चिट दे दी थी, तो उसका इनाम तो मिला, कहीं ना कहीं इनाम तो मिला। एक दिन पहले क्लीन चिट मिली है प्रफुल्ल पटेल को। तो उनके बीच में आपस में जो पिछले बार जो थे टिकट कटे थे, उनके बीच में आपस में विवाद शुरू हो चुका है। तो विधानसभा में अब जो चुनाव आने वाले हैं, उसको देखते हुए कहीं न कहीं एनसीपी टूटने के कगार पे है। शरद पवार के टच में 8 से 10 लोग अभी भी एमएलए हैं, और एकनाथ शिंदे की भी जो शिवसेना है वहां से 15। तो हो सकता है आने वाले टाइम में महाराष्ट्र में एक भूचाल देख सकते हैं इलेक्शन से पहले। तो ये तो रही ये विधानसभा चुनाव की। और रही मतभेद की बात, तो मतभेद आपस में शुरू हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी इस्तीफा के कह दिया कि पूरी दायित्व, नैतिक दायित्व ले लिया कि यहाँ महाराष्ट्र में जो आप बीजेपी हारी है वो मेरी जिम्मेदारी है। मुझे उप मुख्यमंत्री से हमें दायित्व से मुक्त किया जाए, जिससे कि हम एक कैडर को मजबूत कर सके। तो कहीं न कहीं हर तरफ क्षेत्र में जितनी पार्टियां हैं वो सुलग रही है, और कौन सी पार्टी किसको तोड़ के फिर से बन जाती है, एक नया समीकरण बनने के आसार दिख रहे हैं महाराष्ट्र में। हाँ बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में जरूर दलों की दलदल है और खिचड़ी लगातार दिखाई देती है, लेकिन फिलहाल एनसीपी अजित पवार का जो गुट है वो तो फिलहाल लोकसभा चुनाव में उस भूमिका में नहीं है जिससे पार्टी को कोई नुकसान पहुंचा सके। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया, अगर मतभेद सामने खत्म नहीं होते हैं, किसी तरह का असर उनको मंत्री नहीं दिया जाता है, तो चर्चा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में इसका असर कुछ दिखाई दे। खैर, आप पर लौटूंगा मैं, लेकिन पटना से भी हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, आपके पास आ रहा हूं। बिहार में भी लगातार जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, जिस तरीके से जेडीयू का लगातार नाम चर्चा में बना हुआ है, तमाम मंत्रियों की चर्चा है, विभाग भी इस की मांग कर रही थी जेडीयू, नीतीश कुमार। फिलहाल जो नामों की चर्चा है, क्या कुछ मंत्री मिल सकते हैं बिहार को? जेडीयू से कौन से सांसद हैं जिनके नाम की चर्चा की जा रही है? जी धर्मेंद्र, आवाज सुन पा रहे हैं? धर्मेंद्र, आपकी आवाज यहां पर प्रॉपर नहीं आ पा रही, कोई तकनीकी खामी हो सकती है। आप पर मैं लौटूंगा सीधा लखनऊ से। हमारे सहयोगी राजन हमारे साथ जुड़े हुए। राजन, लखनऊ से भी तमाम नामों की चर्चा है, तमाम मंत्री यहां से बन सकते हैं, लेकिन इस बार जो प्रदर्शन की उम्मीद की गई थी वो तो उत्तर प्रदेश से देखने को नहीं मिला है। लेकिन आज शपथ ग्रहण समारोह होना है। कौन कौन से वो नाम है जिनकी चर्चा है, जिनको फोन कॉल आया है, जो कि आज पीएम मोदी से चर्चा में शामिल होने पहुंचे थे? नाम जो है फोन कॉल गया है, और 43 नाम जो है अमित शाह है इसमें, और इसके बाद से अश्विन है, निर्मल है, पीयूष गोयल है, जितेंद्र सिंह है। ऐसे तमाम नाम है जो कि 43 जो है लिस्ट है, नाम है। लेकिन जिस तरह से मतभेद देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में ही आपस में मंत्रियों में मतभेद था, कि जो कि कारण रहा है कि जो कम सीटें आई हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें जो है, विपक्ष इसका दावा कर रहा है कि हमारी जो है बात लगातार नीतीश से हो रहा है। तो ऐसे में जो नीतीश जी है वो लगातार विपक्ष से जुड़े भी हैं और इधर भी जुड़े हैं, तो विपक्ष भी ये दावादारी कर रहा है कि मतभेद का जो है फायदा हमको मिल सकता है। आज शपथ ग्रहण तो बेशक हो रहा है, लेकिन उम्मीद जो है विपक्ष अभी भी नहीं छोड़ा है, और विपक्ष का दावा है कि ये जो मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, फेरबदल हो रहा है, शपथ ग्रहण के बाद तमाम मंत्री को जो है एक नए भार दिए जाएंगे, नए कार्यभार दिए जाएंगे। लेकिन अब विपक्ष जो है अपनी दावेदारी को पेश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 महीने के बाद जो है फिर जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी, और विपक्ष जो है दावेदारी कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 महीने ये लोग चला पाएंगे, और इसके बाद से हमारी जो है सरकार चलेगी। तो विपक्ष भी अपनी तरफ से जो है पूरी मजबूती कर रहा है, और आपस में मतभेद जो हो रहा है, ये पूरा जो है स्पष्टीकरण जो है
साफ तौर से देखने के लिए मिल रहा है कि किस तरह से भाजपा के आपस में ही चाहे उत्तर अनिश्चित प्रदेश तौर पर की क्या बात करें, स्थिति चाहे आगे आगे- रहेगी, क्योंकि तमाम जो घटक दल हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल का अपना दल है सो उनको भी नाम शामिल है, तो आगे क्या स्थिति बनती है वो देखेंगे। यहाँ पर लौटूंगा सीधा। धर्मेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या कुछ बिहार की स्थिति नजर आ रही है? बिहार ने 2 मंत्रालय मिलने की संभावना है, लेकिन चर्चाएं पहले थी कि 3 मंत्री की बात वो कह रहे थे और रेलवे जैसे विभाग की मांग भी की गई थी। जी बिल्कुल सही आपने कि जिस तरह से परिणाम आया तो सबसे बड़ी बात थी कि पक्ष एवं विपक्ष दोनों पर निगाहें टिकी हुई थी। और आज की जो है चिराग पासवान हाजीपुर से, जीतन राम मांझी गया से, ललन सिंह मुंगेर से, रामनाथ ठाकुर, गिरिराज सिंह बेगूसराय, उजियारपुर नगर से नित्यानंद, यानी कुल मिलाकर यह बात कही जाए कि गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय ये पूर्व में ही मंत्री रह चुके हैं। बाकी 4 नए चेहरे आए हुए हैं। चिराग पासवान पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं मोदी के मंत्रिमंडल में, जीतन राम मांझी पहली बार, ललन सिंह पहली बार और रामनाथ ठाकुर पहली बार। निश्चित तौर पर देखिए, चाहे चिराग पासवान का नाम हो या फिर जीतन राम मांझी का नाम हो, तमाम नामों को लेकर चर्चा है, फोन कॉल पहुंचे हैं, लेकिन कौन सा विभाग होगा, क्या कुछ उनकी मांग है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी रुख करेंगे बड़ी खबर की ओर, जहां भूपेंद्र यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बड़ी अपडेट मिल रही है, जहां अलवर से सांसद हैं बीजेपी के सांसद भूपेंद्र यादव, जिनको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जेपी नड्डा का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है और ऐसे में अब ये चर्चा है कि भूपेंद्र यादव संघ के पसंदीदा चेहरे भी हैं और मोदी और शाह के करीबी माने जाते हैं। संगठन और सत्ता के समन्वय का बेहतर अनुभव भी उनको है। तो ऐसे में कई कयास लगाए जा रहे हैं कि भूपेंद्र यादव को पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। हालांकि मंत्री बनने के कयास भी हैं, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ फैसला पार्टी करेगी या फिर उनको मंत्री बनाया जाएगा या फिर यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में नजर आएंगे। तो तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पटना से धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं, तो मुंबई से राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से राजन भी जुड़े हुए हैं, भोपाल से अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ लाइव हैं और दिल्ली से तनु बालियान हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। तनु, पहले आपके पास आऊंगा और जिस तरीके से ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है कि भूपेंद्र यादव को पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है, अलवर से सांसद हैं और संघ के करीबी माने जाते हैं, मोदी शाह से भी अच्छे संबंध उनके बताए जाते हैं, क्या कुछ आप स्थिति देख रही है संभावनाओं के आधार पर? जी बिल्कुल ऋषभ, भूपेंद्र यादव एक जाना माना चेहरा है और तरीके से संघ से उनके रिश्ते जो है बहुत अच्छे रहे हैं। वहीं जितने भी बीजेपी सरकार में जो मंत्री थे सबसे उनके रिश्ते अच्छे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो करीबी भी है, शाह नड्डा के भी वो बहुत ज्यादा करीबी है, नरेंद्र मोदी के भी तो वो बहुत ज्यादा करीबी है। हालांकि कयास तो ये भी है और सियासी गलियारों में चर्चा है, सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी लगातार मिल रही है कि मंत्री पद भी उनको दिया जा सकता है। लेकिन अब एक और जो बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई है, हालांकि असमंजस की अभी स्थिति है, शाम तक पिक्चर क्लियर होगी, लेकिन तमाम कयास उनको लेकर जो है वो लगाने जो है वो शुरू हो गए हैं। कल भी उनका नाम जो है वो सूत्रों के हवाले से चर्चाओं में आया था, लेकिन कल मंत्री पद के लिए आया था और आज जो है वो अध्यक्ष के लिए आया। तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जो है वो शाम तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है एक जो है उनके रिश्ते बहुत खास रहे हैं और अच्छा उनका प्रोफाइल भी है और अच्छा खासा उनको एक्सपीरियंस भी है ऋषभ। बिल्कुल, देखिए अनुभव उनको बिल्कुल अनुभव है और जैसा कि आपने जिक्र किया संघ से अच्छे संबंध उनके हैं, लेकिन जिस तरीके से वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं तो क्या कुछ फिलहाल और नामों की भी चर्चा है, क्योंकि बड़ा नाम जरूर भूपेंद्र यादव को बताया जा रहा है, लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो क्या और भी ऐसे नाम हैं जिनको लेकर चर्चा की जा रही हो, जो कि क्योंकि जिस तरीके से भूपेंद्र यादव का नाम सामने आया है और तमाम तरीके से जेपी नड्डा का कार्यकाल भी समाप्त होने जा रहा है, तो और भी नाम इसमें आप देख रही है कि जो चर्चा में हो? जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए भूपेंद्र यादव का नाम जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो इस बार उसकी गूंज जो है वो सुनाई दे रही है दिल्ली के अंदर। लेकिन जिस तरीके से जेपी नड्डा का जो कार्यकाल जो है समाप्त हो रहा है, हालांकि जो सबसे ज्यादा नाम जो है वो भूपेंद्र यादव का ही सामने आ रहा है। अभी कोई भी नाम उनकी जगह पर कोई भी सामने नहीं आया और कल रात से ही जो है वो उनका नाम बहुत तेजी से जो है वो सामने आया, लेकिन अभी तक जो है सूत्रों से हमारे पास जो जानकारी आई है सिर्फ वही एक अकेले हैं जो कि रेस में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं और अभी किसी और का नाम जो है वो रेस में अभी तक तो नहीं आ पाया है। निश्चित तौर पर देखिए जितनी चर्चाएं सांसदों के मंत्री बनने की हैं उतनी चर्चाएं ही पार्टी में संगठन में किसको बड़ी भूमिका मिलेगी इस पर भी है।
है, क्योंकि इस बार तमाम नेता ऐसे हैं जो कि बड़े चर्चा में बने हुए हैं, चाहे मनोहर लाल हो मध्य प्रदेश से, शिवराज सिंह चौहान हो, वी.डी. शर्मा हो, तमाम नेता दिल्ली भी पहुंचे हैं। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा क्या भूमिका उनको आगे दी जाएगी। और इसी बीच सीधा भोपाल चलिए, अनिरुद्ध सोनी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से तमाम नामों पर चर्चा है, फिलहाल मध्य प्रदेश में जो 29 सीटों पर हमने मुकाबला देखा और 29 की 29 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया, बड़ी सौगात यहां पर बीजेपी को मध्य प्रदेश ने दी है, तो ऐसे में भूमिका भी बड़ी मिलेगी, ऐसी चर्चा की जा रही है। तो कितनी बड़ी भूमिका आगे मिल सकती है, और उनमें से जो तमाम नेताओं का जिक्र आपने किया, क्या बड़े विभाग उनको दिए जा सकते हैं, या फिर जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा तमाम विभागों में जो नेता थे उनको वही स्थिति आगे देखने को मिलेगी? मध्य प्रदेश से जिन भी नेताओं को केंद्रीय मंत्री बनाया जाता है, उनके पोर्टफोलियो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। और जहां तक बात करें, 29 सभी लोकसभा सीटें जीत के मध्य प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी के संगठन को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। लेकिन अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री आज शपथ लेंगे, उनके साथ कुछ मंत्री शपथ ले सकते हैं, इसके बाद उनके मंत्रिमंडल का गठन होगा। लेकिन पूरे देश की निगाह है कि मोदी की तीसरी सरकार में, मतलब मोदी की हैट्रिक सरकार में गृह मंत्री कौन होगा। क्या अमित शाह देश के गृह मंत्री वापस बनेंगे या नहीं, इस पे अभी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन अमित शाह के नेतृत्व निश्चित तौर पर देखिए गृह मंत्री कौन होगा, वित्त विभाग किसको मिलेगा, तमाम चर्चाएं। आपको एक मिनट रोक रहा हूं, इस बीच बड़ी खबर का और रुख करेंगे, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से सांसद निर्वाचित हुए हैं और बड़ी मतों से यहां पर उन्होंने जीत हासिल की है। मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश में 4 बार सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल है। विदिशा से रिकॉर्ड तोड़ जीते हैं शिवराज सिंह चौहान, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते हैं और पहली बार केंद्रीय मंत्री बनेंगे शिवराज सिंह चौहान। तमाम चर्चाएं यहां पर शिवराज सिंह चौहान के नाम पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि 8 लाख से भी ज्यादा मतों से शिवराज सिंह चौहान ने विजय हासिल की है। बड़ा अनुभव रहा है, 4 बार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तमाम जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा पहले से होती आई है और लगातार अब चर्चा है, क्योंकि मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। कौन सा विभाग उनको दिया जाएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे, लगातार अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, आप ही के पास आ रहा हूं। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने जो जीत हासिल की है, 8 लाख से भी ज्यादा मतों से जीत हासिल की है, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और तमाम बड़ा अनुभव देखा जाए तो हर क्षेत्र का बड़ा अनुभव उनका दिखाई देता है। फिलहाल किस तरीके से चर्चा है, कौन सा विभाग उनको मिल सकता है, क्योंकि निश्चित तौर पर बड़े विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है? देखिए, कोई तकनीकी खामी हो सकती है, मेरी आवाज शायद आप तक जी। शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान का लंबा एक राजनीतिक कार्यकाल है, वो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा जी, आपकी आवाज आ रही है रुचि, जिस तरीके से तमाम चर्चाएं, क्या कुछ बड़े विभाग को लेकर आगे तस्वीर नजर आ सकती है? यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, विदिशा से सांसद भी चुने जा चुके हैं। तो शिवराज सिंह, उनके पहले भी चर्चा उठी थी कि शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ना तो वो केंद्र में गए, ना कृषि मंत्री उन्हें बनाया गया, बल्कि मध्य प्रदेश के ही सांसद थे नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने देश के कृषि मंत्री का पिछली सरकार में दायित्व संभाला था। तो इस बार भी संभावना है कि उन्हें कोई बड़ा ही पोर्टफोलियो दिया जाएगा, लेकिन ये पोर्टफोलियो कौन सा होगा उस पर अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पोर्टफोलियो देने का काम मध्य प्रदेश से कौन मंत्री बनेगा केंद्र में, इसका पूरा काम और पूरा दायित्व मोदी सरकार की टीम और उनकी टीम के ऊपर निर्भर करता है कि मध्य प्रदेश के किस नेता को क्या प्रोफाइल दिया जाए। लेकिन जहां तक खबरें आ रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान को कोई इसी तरह का प्रोफाइल दिया जाएगा जिसमें कि वो बड़ा प्रोफाइल रहेगा, क्योंकि उनकी छवि एक आम नेता की है, एक साधारण नेता की है। और हम आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे कुछ नागरिक खड़े हुए हैं। आप ये बताइए कि ये बात नहीं करना चाह रहे हमसे कि शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर अभी आते जाते लोग यहाँ देखते हुए जा रहे हैं कि उनको क्या मंत्री पद मिलेगा, कौन सा मंत्री पद बनेगा और केंद्र में वो क्या बनेंगे। लोगों में इसको लेके बड़ी उत्साह, निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार चर्चाएं देश भर में, उसी तरीके से शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर भी लोगों का आना जाना शुरू है और लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको आगे मिल सकती है। आप पर लौटूंगा, मैं सीधा मुंबई चलेंगे। राहुल पुजारी लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल, जिस तरीके से आपने पहले भी जिक्र किया कि अजीत एनसीपी को कोई भी कॉल नहीं आया है, तमाम तरीके के मतभेद पार्टी में बने हुए हैं, लेकिन चर्चा यह है कि देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे हैं, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आगे के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही कोई आगे फैसला लेगी। मनाने और भुलाने का अब ये एक सिलसिला चालू हो गया आज से,
जिस तरह से मंत्री पद के लिए उनको नहीं बुलाया गया अजित पवार के खेमे से, लेकिन एक ही नाम जरूर दिया गया 2 दिन पहले, जिस तरह प्रफुल्ल पटेल की जो ईडी जांच कर रही थी उसमें एनओसी मिल गई। ये भी एक तरह से केंद्र सरकार की तरफ से इनाम ही समझा जाए कि प्रफुल्ल पटेल की पूरी करोड़ों अरबों रुपए की जो जायदाद थी अटैच थी, फ्लैट अटैच था, करोड़ों रुपए के घोटाले में वो लिप्त थे, लेकिन उनको एनओसी दे दी गई। ये भी अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री बनाने के का इनाम ही है, सबने उनको नहीं बुलाया गया, तो एक इनाम तो दिया गया है। लेकिन जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस मनाने गए हैं, तो अब मनाने और बुझाने का काम महीनों तक चलता रहेगा जब तक विधानसभा चुनाव नहीं होते, क्योंकि एकनाथ शिंदे के 15 एमएलए अभी भी संपर्क में है उद्धव ठाकरे के, और एनसीपी के अजित पवार के 5 से 7 एमएलए अभी भी अजित पवार के संपर्क में है, शरद पवार के संपर्क में। तो ऐसा बताया जा रहा था कि हो सकता है इलेक्शन से पहले ही गवर्नमेंट गिर जाए, और देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से इस्तीफा देने की अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं कि मैं अब पूरी नैतिक आधार पे अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ लोकसभा चुनाव में, जिस तरह से बीजेपी को हम नहीं कर पाई पिछली बार जिस तरह से लाइट सीट नहीं ला पाई, तो पूरी राजनीति फिर से खिचड़ी की तरफ पक रही है और खिचड़ी पकेगी कि अब कौन किसकी तरफ जाएगा ये बताया नहीं रहा है। एकनाथ शिंदे के एमएलए कहाँ चले जाएंगे, एनसीपी के एमएलए कहाँ चले जाएंगे, शायद बीजेपी से भी नाराजगी आ रही है कि नारायण राणे रत्नागिरी से जीत के आए थे, पिछली बार वो मंत्री बने थे, इस बार उनका बुलावा नहीं आया हुआ है। नारायण राणे बहुत बड़े नेता हैं यहाँ के महाराष्ट्र के, तो उनको भी नाराजगी देखी जा रही है, जैसे कि रामप्रसाद अटाले को बनाया जा रहा है और नारायण राणे को नहीं बनाया जा रहा। तो इस तरह से पूरी समीकरण फिर से उलझ के रह गई है, अब तो बीजेपी भी उलझ गई है। निश्चित तौर पर देखिए, मुझे भी लगता है कि महाराष्ट्र की जो तस्वीर है सियासी रूप से काफी दिलचस्प आगे और भी हो सकती है, क्योंकि यहां पर पहले ही इतने उठापटक हो चुके हैं। आगे क्या तस्वीर नजर आएगी इस पर सभी की निगाहें भी रहेंगी। आप पर लौटूंगा मैं, सीधा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ चलेंगे, जहां से राजन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, अनुप्रिया पटेल हो, जयंत चौधरी हो, तमाम दलों के नेताओं के सांसदों का ध्यान रखा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। लेकिन चूंकि एनडीए की सरकार है, बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है, सभी का ख्याल रखा जाएगा। फिलहाल क्या तस्वीर उत्तर प्रदेश से? बिल्कुल, देखिए यहाँ मोहनलालगंज से कौशल किशोर थे जो कि हार गए हैं और उनको भी फोन कॉल नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मंत्रिमंडल में जो सूची जो बन रहा है, कई लोग नाराज हैं तो कई लोग इसको लेकर खुश भी हैं। जिस तरह से सूची एक जारी हो रहा है और उसमें कई लोगों का जो है इस बार नाम नहीं देखा जा रहा है, तो कई लोगों के जो है पद ताकि उनको जो है दूसरा पद दिया जा रहा है। तो ये भी एक संभावित ऐसी बात आया है। गुजरात से अमित शाह हैं, टी.आर. पाटिल, मनकुश मंडाविया है, उत्तराखंड से जो है अजय टमटा है, इसके बाद से महाराष्ट्र से नितिन गडकरी, रक्षा खड़से, प्रताप राव जागवा, पीयूष गोयल, मुरलीधर मनोहर, रामदास अठावले, मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिराज सिंधिया। बिल्कुल, देखिए तमाम नामों पर चर्चा जरूर है, लेकिन अगर अनुप्रिया पटेल का जिक्र हो, उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े चेहरों का जिक्र हो, ये पहले ही केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल रह चुके हैं। इस बार क्या कुछ मुख्य उम्मीदें हैं, कौन सा विभाग उनको दिया जा सकता है? क्योंकि इस बार उम्मीदवार कई हैं, टीडीपी है, जेडीयू है, तमाम विभागों की मांग पहले से की जा रही है। और जो खबरें निकलकर सामने आई हैं कि जो मुख्य विभाग है पिछली बार की तरह बीजेपी अपने पास रखेगी, तो अगर उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरे हैं तो इनको कौन सा विभाग मिल सकता है? किसी तरह की चर्चा आप देख रहे हैं? देखिए, इनके लगातार जिस तरह से मांगे हैं, जो मंत्रिमंडल अपनी तरफ से अनुप्रिया पटेल की बात किया जाए और भी तमाम जो मंत्री हैं मांगे तो है, लेकिन अब इसमें जो सूची के बाद ये तय किया जाएगा कि इनको कौन कौन सा जो है जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, कौन से विभाग सौंपे जाएंगे, इस पे अभी जो है चर्चा गहनता से अभी होनी है। और इसके बाद से जिस तरह से सूची के बाद जो है एक मंत्रिमंडल का गठन होगा और इसके बाद से इनको जिम्मेदारी दी जाएगी। ये बड़ी बात होगी कि इसको कौन सी जिम्मेदारी दी जा रही है और जो जिम्मेदारी जो डिमांडें हैं कि अलग अलग सभी मंत्रियों के, तो एक अपने तरफ से जिस तरह से सूची जो तैयार किया गया है मंत्री का, उसमें खासतौर से कुछ महत्वपूर्ण जो मंत्रिमंडल है वो बीजेपी अपने पास भी रखी है, लेकिन जिस तरह से गुना भाग करके सरकार बन रहा है तो विपक्ष भी तो जिस तरह से जुड़े हैं और वो भी अपना डिमांड कर रहे हैं कि हमको ये विभाग चाहिए। तो इसकी अभी एक बैठक होके और इसमें क्या कुछ अभी बंटवारा होना है, ये अभी तय नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, तमाम उम्मीदें हैं, कयासें हैं और तमाम तरीके से दाव पेच भी फंसे हुए थे, लेकिन फिलहाल जो फॉर्मूले की चर्चा थी, मुझे लगता है फॉर्मूले लगभग तैयार है और आज शाम को इसकी बानगी भी देखने को मिलेगी। आगे आपसे जानकारी लेंगे, सीधे धर्मेंद्र के पास चलूंगा पटना से। देखिए धर्मेंद्र, जिस तरीके से तमाम नामों का जिक्र आपने पहले किया, लेकिन रामविलास पासवान की पार्टी जिस तरीके से लगातार चर्चाओं में रही, 5 सीटें दी गई चिराग पासवान की पार्टी को और 5 सीटें जीत कर आए हैं। तमाम चर्चाएं तो हैं, नीतीश कुमार ने तमाम मांगे की हैं और खबर यह भी कि चिराग पासवान ने किस तरह की मांग नहीं की
की थी, लेकिन अंदर खाने में कहीं ना कहीं तो उनको उम्मीदें हैं कि उनको भी कोई बड़ा मुख्य विभाग मिलेगा। क्या कुछ चर्चा, उनको क्या कुछ सौगात मिल सकती है? आपने बात सही कही। जिस तरह से बिहार में अपना एनडीए जिस अभी वर्तमान स्थिति में अच्छा फील्डिंग किया है, बढ़िया फील्डिंग किया, हालांकि 19 के मुकाबले काफी कम है, बावजूद भी सभी घटक दलों को सरकार ने अपने ढंग से, ताकि नाराजगी न हो, सबको संतुलित करने के लिए सबको थोड़ा थोड़ा देखते हुए सबको वितरण किया है, ताकि कोई भी नाराजगी किसी प्रकार की सामने नहीं आ सके। जेडीयू को 2 दिया गया है, बीजेपी को भी 2 दिया गया है। चिराग की पार्टी जो है 5 में से 5 यानी 100% रिजल्ट दी है, तो बावजूद भी 1 सीट दिया है। हम पार्टी के जीतन राम मांझी वो 1 सीट पे खड़े थे, उनको भी 1 सीट मिली है। तो तमाम यानी चूंकि 2025 में बिल्कुल धर्मेंद्र, लेकिन एक बात बताइए, जिस तरीके से लगातार चर्चाएं थी, नीतीश कुमार ने तमाम मंत्रियों की मांग की थी और एक फॉर्मूला निकलकर सामने आया था कि 4 सांसद मतलब 1 मंत्री। अगर उनको 2-2 मंत्री दिए जा रहे हैं और अगर कहीं ना कहीं उनके मन में और भी तमाम तरह की जिम्मेदारी मिलने की तमाम विभागों की लालसा है, तो क्या आगे कोई स्थिति बिगड़ सकती है? या फिर जिस तरीके से हमने एनडीए की संसदीय दल की बैठक देखी, सभी एकमत नजर आए, वही एकमत नजर आएंगे? बिल्कुल, आप देखिए, उम्मीद तो सारी दोनों पार्टियां, यहाँ की जेडीयू भी और लोजपा भी, ये दोनों उम्मीद से ज्यादा लगा चुकी है, क्योंकि इनका भी एक सूत्र के अनुसार कहना है कि मुझे 5 में 5 सीटें आई है, तो मैंने 100% रिजल्ट दिया है, तो कहीं न कहीं बनती है बात। बावजूद भी जेडीयू को कहना था कि 2 दिन पहले ही आया कि मुझे 3 विभाग चाहिए, लेकिन उसमें से अभी तत्काल जो दिखने को मिल रहा है कि दो लोगों को लिया गया है, यानी 2 प्रत्याशियों को अपनी सूची में कैबिनेट में डाला गया है। तो तमाम चीज की चर्चाएं हो रही है, लेकिन ये देखना है आगे कि कब तक ये कैसी परिस्थिति बनती है, तो वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल जो बिल्कुल देखिए क्या परिस्थिति बनेगी, क्योंकि भरोसा तो काफी पैदा किया गया है, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी जिस तरीके से एनडीए की संसदीय दल की बैठक में भरोसा दिलाया है, वो तो कम से कम यहाँ पर उम्मीद जताई जा सकती है कि 5 साल किसी तरह के मतभेद तो कम से कम ज्यादा तौर पर नजर नहीं आएंगे। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा, इंतजार हम करेंगे, धैर्य रखेंगे और शाम तक और तस्वीर हम देखेंगे। लेकिन तमाम सहयोगी लगातार जुड़े हुए, देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश जी, आपके पास आ रहा हूं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है और ऐसे में बड़ी सौगात जो बीजेपी के सांसद हैं, उत्तराखंड के नेता, इन्होंने केंद्रीय बीजेपी को दी है। तो ऐसे में अब क्या सौगात उत्तराखंड को मिल सकती है? जैसे इस तरीके से जो है यहाँ पे जो है क्लीन स्वीप दिया है और खास करके इसका सेहरा मुख्यमंत्री के सिर पे मंडा जा रहा था। मुख्यमंत्री ने यहाँ पे लगातार जिस तरीके से 2 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और विकास कार्यों को गति दी है और लगातार जिस तरीके से उनको जो है मैदान में भी स्टार प्रचारक के रूप में उतारा गया, तमाम चीजों को लेके अब सबकी निगाहें जिस तरीके से यहाँ पे क्लीन स्वीप की थी, सबकी निगाहें इसी बात को लेकर लगी हुई थी, चाहे विपक्ष हो चाहे वो पक्ष की बात करे, कि यहाँ पर अगर जो है कैबिनेट मंत्री में जो है यहाँ पे 2 लोगों को तो जो है बिल्कुल अवनीश जी, महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी हो जाता है क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र होता है वो उत्तराखंड को अपना दूसरा घर बताते हैं, काफी लगाव उनका उत्तराखंड से देखा जाता है, तो इस लिहाज से उम्मीदें भी काफी ज्यादा होना चाहिए। जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए यहाँ पे जिस तरीके से कयास लगाया जाता है कि यहाँ पे 2 नामों की चर्चा बड़ी प्रबल मानी जा रही थी कि एक अनिल बलूनी जो करीबी माने जाते थे और दूसरा जो है अजय भट्ट, जिन्होंने जो है यहाँ पे 3 लाख से ऊपर जो है वोटों से यहाँ पे विजय हासिल की है, तमाम चीजों को लेकर। परंतु अभी जिस तरीके की यहाँ पे अगर बात करें, पहली लिस्ट जारी हुई है उसमें जो अल्मोड़ा के अजय टम्टा है उनका नाम यहाँ पे सामने भले ही आ रहा है, क्योंकि ये हो सकता है कि उनको राज्य में दिया है, मंत्री पद दिया जाए अभी, क्योंकि ये देखिए अभी जो है ये केवल जो है एक अभी अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कम से कम 2 मंत्री पद यहाँ पे उत्तराखंड को मिले। जी निश्चित तौर पर देखिए कयासों का सिलसिला जारी है और शाम तक भी अगर क्या कुछ स्थिति रहती है, फिर उसके बाद भी क्या पार्टी मंथन करती है, वो भी देखना महत्वपूर्ण होगा। सीधा दिल्ली चलेंगे तनु बालियान के पास, जहां तनु, जिस तरीके से आपने बैठक का जिक्र किया, प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में तमाम चर्चाएं भी की है, खबर निकलकर सामने आई है कि 100 दिन के रोड मैप को लेकर कहा है, जो भी सांसद चाय पर चर्चा करने पहुंचे थे, कयास तो पूरे हैं कि मंत्री बनेंगे, लेकिन पीएम मोदी ने कहा है कि गंभीरता दिखाएं और 100 दिन का जो रोड मैप है उस पर लगने के लिए अभी से निर्देशित कर दिया गया है। जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए जिस तरीके से नरेंद्र
जो पहचान है वो इस बात से भी है कि जिस तरीके से उन्होंने विकसित भारत का जो है वो ऐलान किया था, आपने देखा होगा कि भारत को विकसित भारत जो है वो बनाएंगे एक टारगेट। तो आज जब चाय पर चर्चा हुई तो एक बार फिर से 100 दिनों का जो है वो रोड मैप बनाया गया है, यानी कि आज से जो 100 दिन होंगे वो उनका रोड मैप बनाया गया, विजन बनाया गया है और तमाम जो है उस पर बातें भी कही गई है। जिस तरीके से हमने देखा था कि योगी जो है वो एक्शन में दिखाई दिए, तो आज जो चर्चा हुई उसमें इस बात पर भी जिक्र किया गया कि जो कमी रह गई है, जहां पर बीजेपी जो है वो थोड़ा सा बैक ऑफ में रही, वहां पर जिन राज्यों में बीजेपी बैक ऑफ में रही है वहां पर चर्चा की गई, उन राज्यों को लेकर चर्चा की गई है कि यहाँ पर क्या चीजें करेंगी। वहीं दिल्ली को लेकर भी तमाम जो है वो चर्चाएं की गई है, क्योंकि अगर बात की जाए दिल्ली की तो दिल्ली में लगातार तीसरी बार जो है वो लोकसभा में परचम लहराया है। हालांकि सारे नए कैंडिडेट बीजेपी ने उतारे थे इस बार और सब विपक्ष जो है वो लगातार ये कह रहा था कि नए कैंडिडेट है, पुराने जो है वो छोड़ दिए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो डर गई है और डर की वजह से नए कैंडिडेट उतारे, लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन देखा गया। तो दिल्ली में भी समस्याएं बहुत है, दिल्ली की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई, यूपी को लेकर चर्चा हुई और बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं ऋषभ, बीजेपी से पिछड़ी कुर्गी बिरादरी के 2 मंत्री जो है वो चुन लिए गए हैं, राजपूत और ब्राह्मण समाज से एक मंत्री चुना गया है। बीजेपी से दूर हुए दलित समाज के 2 मंत्री पद जो है वो भी सामने आ गए और लोध और जाट बिरादरी को भी एक मंत्री पद देने की सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है। और जिस तरीके से तमाम जो चर्चाएं हुई, आज चाय पर जो चर्चा हुई और सबसे बड़ी बात तो मनोहर लाल खट्टर ने बाहर निकलकर कही कि आज हमारी चाय पर चर्चा हुई और चाय पर उन्हीं को बुलाया गया था जो शाम को जो है वो शपथ लेने वाले हैं, उन्हीं को बुलाया गया था और हमेशा उन्हीं को ही बुलाया जाता है ऋषभ। और उन्होंने ये बात भी कही है कि इस बार नए चेहरों को मौका दिया जाएगा क्योंकि गठबंधन की जो है वो सरकार है और जो रोड मैप नरेंद्र मोदी ने दिया है वो बहुत अच्छा है। शाम तक आपको पता चल जाएगा कि हमारी 100 दिन की तैयारी क्या है। निश्चित तौर पर हम भी इंतजार करेंगे और जिस तरीके से आपने तमाम नामों का जिक्र किया, जातिगत समीकरण भी साधने की पूरी कोशिश है। जिस तरीके से तमाम समीकरणों से जीत भी, परिणाम में जो जीत मिली है वो उन सभी परिणामों के चलते जातिगत समीकरण भी साधने की पूरी कोशिश यहां से देखने को मिल रही है। तस्वीर क्या होगी इंतजार हम करेंगे, लेकिन सीधा हम चलेंगे रायपुर, जहां से जयदास मानिकपुरी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जयदास, पिछली बार से बेहतरीन प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने किया है, इस बार क्या सौगात छत्तीसगढ़ को मिल सकती है? क्योंकि खबरें लगातार ऐसी आ रही हैं कि छत्तीसगढ़ से नाम शामिल भी किए गए हैं, कुछ खबरें ये भी है कि अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्या कुछ अपडेट है? नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ से बिलासपुर सांसद तोखन साहू को जगह मिली है। अभी यह जो जानकारी है वो स्पष्ट रूप से बताई गई है कि शपथ ग्रहण से पहले जो है उनके पास पीएमओ से कॉल आया था, उसके बाद जो है तोखन साहू प्रधानमंत्री आवास पहुंचे थे। सांसद चुने जाने के बाद तोखन साहू ने जब पहली बार लोकसभा की दहलीज पर कदम रखा तो वहां पर प्रवेश द्वार की सीढ़ियों को दंडवत प्रणाम भी किया। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में साहू समाज से तोखन साहू जो है सांसद चुन के गए हैं और आपको बता दूं छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या किसी समुदाय की है तो वह सबसे ज्यादा है साहू समाज, जो कहीं न कहीं बीजेपी को जिताने में काफी रोल अदा की है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में भी सबसे ज्यादा वोट परसेंट जो शेयर है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को मिली है। इसके बाद लोकसभा में जिस तरीके से उन्होंने जो तोखन साहू है वो चुनाव लड़ के जो है जीत कर जो है दिल्ली पहुंचे हैं, तो वहां पर अब सीधे कहा जा सकता है तोखन साहू एक जो है सीधे मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में आने वाले समय में इसको लेकर जो है छत्तीसगढ़ में काफी जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले कई कार्यकाल में देखा गया कि छत्तीसगढ़ से ज्यादातर जो है राज्य मंत्री की। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और बड़ी सौगात दी, लेकिन छत्तीसगढ़ को क्या कुछ आगे सौगात मिलेगी ये भी तस्वीर देखने को मिलेगी, उस पर नजर सभी की रहेगी। और इस बीच सीधा राजस्थान से स्टेट हेड सुमन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमन, जिस तरीके से तमाम चर्चाएं राजस्थान के नेताओं को लेकर भी हैं, सबसे बड़ा नाम जो चर्चा में बना हुआ है वो है भूपेंद्र यादव, जो कि चर्चा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, सांसद बनने के बाद मंत्री बनने के भी कयास हैं। क्या कुछ राजस्थान के नेताओं की तस्वीर जो आज दिल्ली में नजर आएगी? जी ऋषभ, यहाँ राजस्थान में आज यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में सीपी जोशी ने मीटिंग भी ली है और उसको लेकर यहाँ पर जो मंत्रिमंडल की बैठक ली गई है उसके अंदर यही दिल्ली में जो आज शपथ ली जाएगी उसको लेकर काफी खुशी नजर आ रही है बीजेपी के अंदर। काफी ढोल नगाड़े बज रहे हैं, अभी सुबह से ही वहाँ पे चालू हो गया है और शाम को पटाखों आतिशबाजी चलेंगी यहाँ पर। और मंत्रिमंडल का काफी अच्छा गठन जो बना है उसको लेकर काफी उत्साह दिखाया जा रहा है यहाँ पर।
निश्चित तौर पर देखिए पार्टी की भीतर उत्साह है और संगठन में भी लगातार उत्साह का माहौल है। हालांकि राजस्थान में उतना बेहतरीन प्रदर्शन इस बार देखने को नहीं मिला, लेकिन महत्वपूर्ण ये कि क्या कुछ आज जिम्मेदारी नेताओं को मिलेगी वो देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों के इस तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है, कौन को कौन सा विभाग मिलेगा, कौन मंत्री बनेगा। हालांकि लगातार ये पूरा जो भी फॉर्मूला तैयार किया गया है पूरा तय हो चुका है। पीएम मोदी ने सभी से मुलाकात की है और लगभग ये माना जा रहा है कि जो 63 नेता पीएम मोदी से मिलने पहुंचे वही आगे मंत्री बनते नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन लगातार देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।